उन्होंने काले कपड़े पहन रखे हैं, शरीर पर टैटू बना हुआ है और चेहरे पर झुर्रियां हैं। एक उम्रदराज औरत कढ़ाई में लगी हुई है, एक अलग तरह की कढ़ाई। धागे का महीन काम और रंगों का मेल, ये सब बारीकी से सिले गए हैं, जो रबाड़ी जनजाति के काम की पहचान है। रबाड़ी घुमंतू जनजाति है, जिसके लोग भेड़ और मवेशी चराते हैं। ज्यादातर उत्तर पश्चिमी भारत में रहते हैं, जो अब गुजरात है। हासूबेन भी इन्हीं की तरह एक कारीगर है। वो भी रबाड़ी कढ़ाई की अनूठी शैली के काम में सिद्धहस्त है। दुनिया भर में मशहूर रबाड़ी कढ़ाई में रबाड़ियों के जीवन, उनकी परंपरा, उनकी संस्कृति और उनके मिथकों की झलक मिलती है। ये कला हमारे रबाड़ी समुदाय की है और इस रबाड़ी कढ़ाई को हमारे समुदाय की महिलाएं ही बना सकती हैं। इनके अंदर जो डिजाइन बनाई जाती है वह प्रकृति से प्रेरित होती है। हम पेड़ बनाते हैं और उनमें वो रंग भरते हैं जिसमें हम उन्हें देखना चाहते हैं, और अगर उसके आसपास और भी पेड़ होते हैं तो हम सोचते हैं कि उन्हें कौन से रंग में रंगा जाए। अगर हमें लगता है कि ये रंग अच्छे नहीं लग रहे तो हम प्रकृति के मौजूद फूलों से रंग लेते हैं। कलर सारो लागसे के वरी अल्टो बीजो लागे तो वरी फूल नो कलर लई। लेकिन बाजार की कमी और नए बाजारों तक पहुंचने की मुश्किल के बीच ये हुनर भी मार खा रहा है और देश भर में कारीगरों, बुनकरों और दस्तकारों की संख्या बड़ी तेजी से घट रही है। बीते 30 साल में इनकी तादाद 30% तक घटी है। ये कच्छ एरिया को ट्रेडिशनल क्राफ्ट का हब कहा जाता है। यहाँ पे डिफरेंट कम्युनिटीज़ रहती है, हर एक कम्युनिटी का अलग से उसका पहचान रहता है। ये जो क्राफ्ट है, ये क्राफ्ट धीरे धीरे लुप्त होने की कगार पे पहुंच रही है, क्योंकि नई जनरेशन आ रही है, उनको ये उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। और इंटरेस्ट नहीं है उसका एक वजह है क्योंकि उसकी इनकम इतनी नहीं होती है। जब उषा सिलाई स्कूल कार्यक्रम 2013 में कच्छ में स्कूल खोल रहा था तो टीम को नया ख्याल आया, देश की मरती हुई कलाओं और कारीगरी के संरक्षण का। सिलाई स्कूल के कार्यक्रम को कई कारीगरों तक भी पहुंचाया जा रहा है, जो कढ़ाई, शीशे का काम और ऐसी कई चीजों को लेकर पारंपरिक काम करते रहे हैं, लेकिन उन्हें सिलाई नहीं आती थी, जिसके कारण वो अपने काम को आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे। सिलाई बुनाई के इस ज्ञान से वो बहुत कुछ बना सकते हैं, जैसे पाउच, बैग, यहाँ तक कि लहंगे और टॉप जैसे कपड़े भी। इस सिलाई और बुनाई में अपने पारंपरिक अंदाज का इस्तेमाल करते हुए उनको अपनी आमदनी भी बढ़ाने में मदद मिली है। पूरे गुजरात में हमारा काम चल रहा है और हमारी 900 से ऊपर स्कूल्स हैं। उसमें क्लासिकल स्कूल्स हैं, 265 स्कूल हैं क्लासिकल की, बाकी की सैटेलाइट स्कूल हैं। और इस सभी स्कूल को हम लोग इंश्योर करते हैं कि इनको इनकम कहीं ना कहीं से जनरेट हो सके। तो हमारे ऐसे ही एक कच्छ में भी हमारे 120 स्कूल हैं और उनके साथ हम लोग काम कर रहे हैं। उषा में ये काम में इतना उषा सिलाई स्कूल से मिली प्रशिक्षण से हमारा ये फायदा हुआ है कि हमारी आय बढ़ गई है। हमारी रबाड़ी भारत या रबाड़ी कढ़ाई के काम में बहुत समय लगता है, जबकि सिलाई में कम समय लगता है, जिसकी वजह से हमारी कमाई और अच्छी तरह से हो जाती है। हम कढ़ाई और सिलाई का काम साथ में करते हैं। एक काम को करने में ज्यादा वक्त लगता है तो दूसरे को करने में कम समय जाता है। तो इस तरह से सिलाई करने से हमें कई फायदे मिलते हैं। उषा ने कला रक्षा के साथ तालमेल किया। कला रक्षा एक ट्रस्ट है जो पारंपरिक कलाओं को बचाने के लिए समर्पित है। कला रक्षा सिलाई स्कूल की महिलाओं द्वारा तैयार किए गए सामान को बेचने के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया कराती है। कला रक्षा का एम यही था कि क्यों ना हम इसी उनके ही काम को मार्केट में ले जाके कुछ नए कंटेम्पररी प्रोडक्ट बना के उसको बेच के वो अपने इनकम जनरेट करें। हमारे पास मतलब कला रक्षा जो एक रिसोर्स सेंटर है जहां हमने पुराने पीसेस हमने प्रिजर्व करके रखे हैं, स्पेशली फॉर आवर न्यू जनरेशन आर्टिजन्स की जो उनके पास
जो कला है उसको आगे मार्केट में ले जाने के लिए उसके पहले का काम कैसा है, उसको कैसे कंटेम्प्रेराइज हमें करना चाहिए, और मतलब जो मोटिव्स है उसके कलर्स पहले कैसे यूज़ किए, जैसे 100 से 200 साल पुरानी चीज़ें हमने प्रिजर्व करके रखी हैं, जैसे उसको वो फिर हमें उसको रिवाइव करने के लिए ये सब हमने रखे हैं। उषा सिलाई स्कूल कार्यक्रम और कला रक्षा की ये यात्रा 2013 में शुरू हुई। जब स्कूल जाती थी तब थोड़ा बहुत सिखाते थे, लेकिन स्कूल बंद किया। फिर मम्मी ने बोला अगर तुम्हें और कुछ करना है तो तुम कर सकती हो, लेकिन अगर तुम्हें इसमें इंटरेस्ट है और तुम करना चाहती हो तो तुम मेरे साथ ये काम सीख सकती हो। और मुझे भी इंटरेस्ट था, मम्मी को देख के लगता था कि नहीं मुझे भी सीखना चाहिए, सिलाई भी और भरत काम भी, दोनों मुझे भी इंटरेस्ट था कि सीखना है। और मैंने मम्मी से ही सीखा है ये सब। और अभी मैं मम्मी के साथ मिलके थोड़ा बहुत कमाई लेती हूँ, दिन के 300-400 यानी कि 8-9 हज़ार का कमाई लेती हूँ। क्योंकि पहले हम लोग भरत काम करते थे, वो हस्तकला, लेकिन उसमें इतना भी इनकम नहीं होता था, थोड़ा बहुत होता। लेकिन अब जब से उषा से हमने सिलाई सीखा और दोनों को मिला के हम जो काम करते हैं उसमें डबल इनकम होता है। लेकिन इस यात्रा को भविष्य में जारी रखने का वास्ता इन कलाओं को भावी पीढ़ियों तक पहुंचाने से है। बहुत सी लड़कियां ऐसी है जिनको इसमें इंटरेस्ट है, तो हम जिनको इंटरेस्ट है उनको लेके तो अपना काम आगे बढ़ा ही सकते हैं। उषा सिलाई स्कूल कार्यक्रम कारीगरों और दस्तकारों को पारंपरिक सिलाई बुनाई की तकनीक में माहिर बना रहा है, ताकि देश की समृद्ध और विविध विरासत को मरने से बचाया जा सके। ये हाशिए पर पड़ी महिलाओं की मरती हुई उम्मीदों और उनके सपनों को भी बचा रहा है। बिहार के हसनपुर की कुसुम देवी को परिवार वालों ने छोड़ दिया। जब लग रहा था कि उनके सामने का हर दरवाजा बंद हो चुका है, तो भोजपुर महिला कला केंद्र ने उनको खोजा और उनकी बदहाली से उन्हें उबारा। भोजपुर महिला कला केंद्र ने उषा सिलाई स्कूल की मदद से कुसुम देवी को एक मकसद दिया। अब उनका अपना सिलाई स्कूल है। ढुकने से पहले समस्या बहुत बुरा था, उसी में इतना गरीबी था कि मतलब आगे में नहीं बढ़ पाए। मेरा ससुर है तो भी रोक डाल रहे हैं, मेरा हस्बैंड है तो भी रोक डाल रहे हैं, लेकिन हम किसी के बात नहीं माने। दोनों आदमी के बात लाते मारकर हम जाके संस्था में जुड़ गए। हमको पता नहीं था कि सब कहाँ हो रहा है। जब हम रामगढ़िया में गए ना, तो वहीं पर भोजपुर महिला केंद्र से सब लोग जुड़े हुए हैं, तो उसी में हम जुड़ गए। उसी में जुड़ गए तो बहुत सारा काम हम सीखे वहाँ से जाकर। और वहाँ से जब सीखे तो 2015 से उषा मशीन का सिलाई सेंटर का अपना काम कर रहे हैं। घर पर भी लड़के लोग के सिखा रहे हैं, मशीन भी मिल रहा है, तो लड़कियों लोग के बहुत सिखाए हुए हैं। जब लड़की लोग सीख गए तो फिर अपना घर पर अपना दिमाग से काम निकाले हुए सर सुजनी का काम निकाले हुए हैं। आप बहुत सारा महिला लोग हम सिखा रहे हैं, अब महिला लोग सीख रही है। कुसुम देवी सुजनी की उस्ताद हैं। सुजनी बिहार में कढ़ाई की एक प्राचीन शैली है। सुजनी में सु का अर्थ सुविधा देना है और जनी यानी जन्म देना। नवजात शिशुओं के लिए पुराने कपड़ों के रंग बिरंगे टुकड़े सिलकर कंबल तैयार किए जाते हैं और फिर उन पर रंगीन धागों से तरह तरह की अर्थपूर्ण चित्रों के साथ सुजनी कढ़ाई की जाती है। कि सुजनी एक ऐसा कला है कि हमारा दादी नानी ये सब बनाती थी और ये पुराना कला है। धीरे धीरे ये जो कला है लुप्त होते जा रहा था, तो लगा कि जो गांव की महिलाएं हैं जो अपना ये सुजनी वर्क बनाती थी, लेकिन अपने बेटी को झांपी में देने के लिए बनाती थी, तो हमें लगा कि ये झांपी में ही क्यों रहे, ये महिला को हुनर दे करके और पूरे देश विदेश में इसकी बिक्री कराया जाए। इस उद्देश्य से हमने सुजनी कला का विशेष हम लोग बढ़ावा दे करके ट्रेनिंग हम लोग करवा रहे हैं, ताकि ये कला लुप्त नहीं हो।
भोजपुर महिला कला केंद्र और उषा सिलाई स्कूल कार्यक्रम की मदद से कुसुम देवी का जीवन बदल गया है। वो पहले ही सुजनी में उस्ताद थीं और अब उषा सिलाई स्कूल कार्यक्रम ने उन्हें सिलाई बुनाई की भी ट्रेनिंग दे दी है। अब कुसुम देवी दूसरी महिलाओं को सिखा रही हैं। उषा से हम जुड़ गए हैं, सिखा रहे हैं, तो उषा कहीं भेजते हैं सिखाने के लिए कि जाइए सिखाइए, वहाँ से अपना कमा कर आइए। तो उषा तो अच्छा है, आज उसी से हम बढ़ रहे हैं। बहुत सारा मेरा गरीबी दूर हो गया। छोटा मेरा जमीन है ना, मैंने छोटा घर है, तो बड़ा लिए हैं वहाँ उधर दलान, वहीं पर सब लड़कियों लोग के हम सिखाती हैं और महिला लोग के। उषा सिलाई स्कूल कार्यक्रम ने बस महिलाओं को नया हुनर ही नहीं दिया है, इसने कुसुम देवी और उनकी छात्राओं को अपना सामान बेचने के लिए बाजार भी मुहैया कराया है। हम लोग का ऑर्डर आता है तो ऑर्डर से माल भेज देते हैं। एक गो सुजनी हम लोग निकाल देते हैं, छोटा वाला 4000 का, 5000 का, बड़ा वाला 5000 के बेचेंगे तो सर फायदा है ना। ये सब बाहर में माल जाता है सर, हर जगह हम सफर किए हैं। गोवा में गए हैं, बम्बई गए हैं, पंजाब में गए हैं, हरियाणा गए हैं, दिल्ली में, हर जगह सर हम सफर किए हैं। कुसुम देवी और हसूबेन जैसी महिलाएं कई तरह से सिलाई हीरो हैं। वह सुजनी और रबाड़ी जैसे मरती हुई कलाओं को जीवित रखने में अहम कड़ी का ही काम नहीं कर रही, वो अपने आसपास के गांवों की औरतों को आत्मविश्वास और दृढ़ता देते हुए ताकत दे रही हैं। मणिपुर भारत का मणि है। पूरे पूर्वोत्तर में हर करघे की सबसे ज्यादा इकाइयां और सबसे ज्यादा कारीगर प्रशिक्षित और अर्ध प्रशिक्षित भी मणिपुर में हैं। देश में करघों की संख्या के लिहाज से भी मणिपुर टॉप 5 में आता है और एमा बाजार तो महिलाओं द्वारा चलाए जा रहे देश के सबसे बड़े बाजारों में एक है। इस बाजार में मुख्य तौर पर हथकरघे और हस्तशिल्प से बने सामान बिकते हैं, जैसे कि मिट्टी के घड़े, चाकू, शॉल, कठपुतली इत्यादि। साथ ही हर तरह की सूखी मछलियां और सब्जियां भी। लेकिन बदलते समय और आधुनिकता की चपेट में भारत की मणि अपनी चमक खो रही है। स्थानीय एनजीओ पीपल्स डेवलपमेंट सोसाइटी की मदद से उषा सिलाई स्कूल कार्यक्रम ने मणिपुर में ये हालात बदलने की जिम्मेदारी ली है। हम आय बढ़ाने, कौशल विकास, क्षमतावान बनाने और आर्थिक साक्षरता के मायनों में महिला सशक्तिकरण पर काम कर रहे हैं। हमारे मणिपुर में बहुत सारे पारंपरिक कपड़े और पारंपरिक सिलाई हैं। उषा के आने के बाद उनका काम और उत्पादन बढ़ गया है। हम लोग पहले प्रोडक्ट जमा करते थे, लेकिन आजकल ग्राहक की जरूरत और डिजाइन बहुत जल्द ही बदल जाती है, इसलिए अब हम कुछ भी जमा नहीं करते। ऐसा इसलिए भी है कि लोग सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक पर ज्यादा डिजाइन और स्टाइल देख सकें। इसलिए हम ग्राहक की जरूरत के हिसाब से अपना सामान बनाते हैं। रंग से लेकर मटेरियल तक, डोरी तक, हम हर चीज उनके हिसाब से करते हैं। हम नए तरह के डिजाइन मटेरियल खरीदते हैं, जैसे डोरी वगैरह। जैसे ही बाजार में कुछ भी नया आता है,
हमें अपने उत्पाद को एकदम अलग बनाने के लिए नए तरह के मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है। हम आपस में बातचीत करके अपना डिजाइन तैयार करते हैं, जबकि हमने डिजाइनर की किसी तरह की कोई पढ़ाई नहीं की है। मेरे वरिष्ठ छात्र हमेशा कोई नई डिजाइन तैयार करने की कोशिश करते हैं। हमारे कुछ छात्र शादीशुदा हैं और कुछ की शादी नहीं हुई है, फिर भी वो काम कर रहे हैं और अपनी आर्थिक हालत को दुरुस्त रखते हैं, क्योंकि ये लोग हर महीने 15,000 से ज्यादा की कमाई कर लेते हैं। एक मच्छरदानी बनाने में उन्हें 1,000 रुपए या उससे ज्यादा की कमाई हो जाती है और ये लोग इसे 3-4 दिन में सिल लेते हैं। मैं अपनी कमाई से संतुष्ट हूँ। पहले मैं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं थी, लेकिन अब चीजें अलग हैं। हम ग्राहक के हिसाब से मच्छरदानी डिजाइन करके उसे बनाते हैं। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हर बार अलग होती है। चौड़ाई 6 से 5.5 फीट या 4 या 3 फीट तक हो सकती है। तब लंबाई भी चौड़ाई के हिसाब से तय होती है। 6 फीट चौड़े मच्छरदानी के लिए लंबाई और ऊंचाई 7 फीट होती है। मेरे उत्पाद का आकार बाकी लोगों के उत्पादों से 1-2 इंच बड़ा होता है, क्योंकि मेरे ग्राहक ज्यादा लंबी चौड़ी और ज्यादा जगह वाली मच्छरदानी चाहते हैं। मच्छरदानी की डिजाइन और उसकी कीमत डोरी के काम के हिसाब से तय होती है। एक मच्छरदानी की सुंदरता उसकी डोरी के काम के आधार पर ही तय होती है। बेड कवर और मच्छरदानियां खास तौर पर नवविवाहित जोड़ों के लिए तैयार की गई हैं। ऐसे लोगों के लिए जो इस पारंपरिक शैली को तरजीह देते हैं और इसीलिए स्वाभाविक तौर पर उसके सामान की मांग अक्टूबर-दिसंबर में बढ़ जाती है, जो मणिपुर में शादी का पीक सीजन है। इसकी बढ़ती मांग पूरी करने के लिए अब वो ज्यादा बड़ी जगह तैयार कर रही है। हम फैंसी चादरों पर कढ़ाई के काम के लिए एक मशीन का इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास एक एरी मशीन है जो पीछे रखी है। मैं इस जगह को अपने काम के लिए इस्तेमाल करूंगी और इसे काम के हिसाब से अच्छे से तैयार कर रही हूँ। इसके बाद मैं यहाँ साइन बोर्ड लगाऊंगी और मैं सिलाई और बुनाई का काम शुरू करूंगी। फिलहाल हम लोग ज्यादातर काम अपने घरों से करते हैं। हम ग्राहक की मांग के हिसाब से एक फैंसी चादर तैयार करने के लिए डिजाइन और सिलाई करते हैं। अगर कोई ग्राहक हल्के रंग के डिजाइन चाहता है तो हम बिल्कुल वैसे ही बनाते हैं। उषा सिलाई स्कूल कार्यक्रम ने उसे सिखाया है कि किस तरह बिल्कुल सादा शुरुआत करके अपने कारोबार को इतना टिकाऊ बनाया जाए कि वो आने वाले वर्षों में नई ऊंचाई हासिल कर सके। अब वो अपने घर के काम भी कर लेती है और अपना कारोबार भी साथ साथ चला लेती है। ईश्वर की कृपा है और ग्राहकों का प्यार है कि मुझे शादियों के लिए ढेर सारे ऑर्डर मिले हैं, जिसकी कीमत 30,000 होगी। इसलिए मेरे सारे छात्र अपने काम के हिसाब से कम 5,000 और अधिकतम 15,000 तक कमा सकते हैं। मेरे ज्यादातर छात्र कम से कम 15,000 रुपए कमाई कर लेते हैं। मैं हर महीने 60,000 या उससे ज्यादा कमाती हूँ, क्योंकि शादी समारोह के सिर्फ 3 ऑर्डर से ही 1 लाख तक कमाई हो जाती है। हम हर महीने अक्सर 3 शादी के 3 वेडिंग ऑर्डर पूरे कर लेते हैं। इसके अलावा हमें कम कीमत वाले बेडिंग ऑर्डर भी मिल जाते हैं, जिसकी कीमत 15,000 तक होती है। मैं हर महीने 60 से 70,000 रुपए कमा लेती हूँ।
अपने समुदाय में सुनीला की पहचान ऐसे शख्स के तौर पर है जिससे बुनकरी या सिलाई के अलग अलग कामों के लिए महिलाओं ने प्रेरणा ली है। लड़कियां आत्मविश्वास के लिए सबक सीख रही हैं जो उन्हें आत्मनिर्भर जीवन जीने में मदद करेंगे ताकि वो एक साथ मिलकर भारत की मणिपुर की पहचान बनाए रख सकें।